हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस आए थे जनवरी 2023 जेई मेंस वाले अटेम्प्ट में। ओके, सो उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और दूसरी प्लेलिस्ट भी है, उनको भी प्लीज डू चेक दैट आउट। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो गाइस, ये ए बी सी डी ई जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको जो करेक्ट है ऑप्शंस वे बताना है कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। नाउ ये क्वेश्चन आप फैजान्स रूल अगर आप यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ईजिली सोल्व कर पाते हैं। नाउ वी नो गाइज, जब आप कैटायंस की बात करते हैं तो जैसे दो फैक्टर होते हैं, साइज एंड चार्ज। करेक्ट। नाउ जब आप साइज की बात करते हो, जो साइज है of cation is inversely proportional to the polarizing power, and again size is inversely proportional to the covalent character या covalent bond जो बनेगा उसमें। और जब चार्ज की बात करते हो तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एंड अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप एनायंस की बात करते हो तो एनायंस के केस में जो साइज है ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोलराइजेशन। इसमें पोलराइजिंग पावर नहीं है, पोलराइजेशन। आई होप आपको पता होगा ये। एंड अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड का जो भी होगा। और जो चार्ज है, चार्ज में भी यही ऑर्डर होता है कि पोलराइजेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस चीज को आप यूज करके जब देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा। अब पहला ऑप्शन देखिए, इसमें के एफ को इन्होंने कहा है कोवेलेंट कैरेक्टर के आई इसके। अगर आप इसमें देखोगे के तो दोनों का सेम है, यानी के पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, या के पॉजिटिव और आई नेगेटिव। तो के तो नलीफाई हो गया, एफ नेगेटिव के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। नाउ फ्लोरीन के केस में, जब एनायंस के केस में होगा, ऑब्वियसली चार्ज दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है। फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज देन आयोडीन, और जब जिसका ज़्यादा बड़ा साइज उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए कि कोवेलेंट जो बॉन्ड है कैरेक्टर का ऑर्डर ये होना चाहिए के आई इज ग्रेटर देन के एफ। करेक्ट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब के आई इज ग्रेटर देन के एफ ये सही हो जाएगा, जहां जहां लिखा है वहां सही कर दो। के आई इज ग्रेटर देन के एफ, ये करेक्ट हो गया। करेक्ट। नाउ एल आई और एफ के बीच में अगर आप देखोगे, इसमें अगेन एल आई और एफ दोनों सेम है। एल आई पॉजिटिव और के पॉजिटिव के अकॉर्डिंग देखना है। नाउ साइज इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लिथियम छोटा है, तो यानी एल आई एफ का कोवेलेंट कैरेक्टर के एफ से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। ये रॉन्ग था तो ओवरऑल रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब एल आई एफ इज ग्रेटर देन के एफ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एल आई एफ इज ग्रेटर देन के एफ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट। सो इसका मतलब पहला बी ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो चुका है। एस एन सी एल फोर और एस एन सी एल टू के केस में आपको देखोगे तो एस एन फोर पॉजिटिव एंड एस एन टू पॉजिटिव है। ऑब्वियसली सी एल नेगेटिव दोनों सेम है। चार्ज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑब्वियसली ये ऑर्डर हो जाएगा, यानी एस एन सी एल फोर ये ग्रेटर देन इसके ट्रू हो जाएगा। करेक्ट। सो इसका मतलब जो ये ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है, ठीक है। एस एन सी एल फोर ये। नाउ सी यू सी एल और जब एन ए सी एल को आप देखते हो, ये नाउ स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, राइट। इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाता है कि सी यू सी एल, क्योंकि इसका स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाता है सी यू टू प्लस का, तो ऑब्वियसली इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंड दिस इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके करेक्ट आंसर्स क्या क्या हो गए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में दोनों सही हैं, और ऑप्शन नंबर ई में दोनों सही हैं, यानी बी सी ई। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका बेसिक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। नाउ लिस्ट वन में गाइज आपको कुछ ये सोडा ऐश यू बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, और उन स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको जो कंपाउंड्स है वो लिंक करना है। नाउ जो पहला है क्लोरोफिल। गाइस सबको पता है क्लोरोफिल में जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है वो Mg2+ होता है उसके अंदर, बेसिक है। अगर आपको फिर भी मैं आपको हल्का सा एक बता देता हूँ, देखिए Mg2+ क्लोरोफिल में एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो Mg2+ है वो 4 बेसिकली पाइरोल टाइप स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है। आगे और भी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये सबसे बेसिक है, ठीक है। अब ये चीज देखिए, 4 पाइरोल टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसमें 2 जो अपोजिट है उसमें तो डेटिव बॉन्ड्स होंगे यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और जो 2 होंगे उसमें नॉर्मल बॉन्ड्स होंगे,
ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसमें कितने डेटिव बॉन्ड होते हैं क्लोरोफिल में, जो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स होता है, तो 2 होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ए का 3 हो गया आपका। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर भी देखोगे, देखिए ये वाला होता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज जो मैंने बताई वो याद रख लें। तो एक ऑप्शन हो गया 3, तो इसका मतलब 2 सेकेंड भी कट गया एंड 4th भी कट गया। करेक्ट। नाउ बी में देखिए सोडा ऐश। नाउ सोडा ऐश वी नो गाइज इज Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ये तो बहुत बेसिक है, सोडा ऐश इज सोडियम कार्बोनेट, तो बी का हो गया आपका फर्स्ट। तो ये 3 भी कट गया, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। आगे भी देख लेते हैं, डेंटिस्ट्री और ऑर्नामेंटल वर्क्स। नाउ वी नो गाइज, जो आपने अभी जितना भी आपने पढ़ा होगा डेंटिस्ट्री में या जो भी आपके ऑर्नामेंट्स में काम करते हैं ना, जिसमें इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है ना। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा डेंटिस्ट्री और उसमें यूज होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। करेक्ट, सो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CSO4 हो गया बेसिकली, इससे आप क्या लगा सकते, सी का दूसरा। करेक्ट, एंड अगेन यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। सो यूज इन व्हाइट वॉशिंग क्या हो गया, एक ही बचा था, डी का चौथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ देखिए व्हाइट वॉशिंग में क्या है, जब आपने देखा होगा जब भी आप घर में आप पेंटिंग होती है आपकी, घर में पुताई होता है ना, जब आप कलर करते हो अपने घर की दीवारों पे, तो उसके पहले व्हाइट वॉश करते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको, पहले चूना वूना और वो पूरा उससे लगाया जाता है, उसके बाद पेंट किया जाता है। तो उसको जो व्हाइट वॉश किया जाता है उसमें यूज होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ बेसिक देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बाद में होता है, इसको किसी तरह से अल्टीमेटली कैसे यूज कर सकते हैं। देखो एक चीज है, आपने सुना होगा क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब कैल्शियम ऑक्साइड में कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं यूज इन व्हाइट वॉशिंग के बजाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बजाय आपको क्विक लाइम भी बोल दिया जा सकता है। तो अल्टीमेटली एक थाली के चट्टे वट्टे हैं। ठीक है, तो क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बन जाता है। समझ रहे हो आप, तो ये भी दे सकते हो और आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है। अगेन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो कलर है ये भी पूछा जा सकता है, क्या उसकी वजह से व्हाइट कलर होता है, नहीं। अब होता क्या है फर्दर, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी वजह से आपका व्हाइट कलर आता है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एल्कली मेटल्स। अच्छा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है जो ए स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉर एल्कली मेटल आयंस आर। ये ऑर्डर दिया हुआ है, अब इसको बताना है ये सही है गलत है। देखिए गाइज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, जब आप मतलब E0 यानी किसी एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल इसमें सोडियम ले लूं उसको, या Na+ ऑब्वियसली लूं, तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूं और ये रिड्यूस हो जाए, इसका कितना पोटेंशियल है, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं। रिडक्शन का इस बंदे का क्या पोटेंशियल है कि वो रिडक्शन हो जाए इसका, उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला हिसाब समझ लीजिए। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ही जल्दी वो उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और उतना ही बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब जब मैं ये कहता हूं कि ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बनाता हूं उसका उल्टा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि बेसिकली जो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। समझ रहे ना, उल्टा सीधा होता है थोड़ा। अब नाउ वी नो कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, समझ रहे हो। आउटरमोस्ट शेल में चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, इन सब का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, समझ है। और जितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा, वो उतना जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कितनी एनर्जी इसको दी इलेक्ट्रॉन को ताकि वो एक्साइट होकर बाहर निकल जाए। तो जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी
उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही बुरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो आउटमोस्ट जो चार्ज है वो अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है दूर। तो उससे क्या होता है कि जितना जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इस बात को समझे तो आइडियली तो ये ऑर्डर होना चाहिए कि लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, कायदे से ये होना चाहिए, लेकिन इसमें ये वाला ऑर्डर गलत हो जाता है। ठीक है, ये इसमें एक्चुअल में ऑर्डर क्या बन जाता है कि सबसे बुरा होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम से अच्छा लिथियम होता है, देन ये वाला ऑर्डर होता है। करेक्ट, समझे गाइस आप? तो ये वाला ऑर्डर होता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, समझे? और ये इसलिए होता है बिकॉज देखिए होता क्या है कि जब लिथियम है उसको स्मॉल साइज है, सोडियम का थोड़ा बड़ा साइज है, तो आइडियली इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसका हाइड्रेशन जो एनर्जी है, हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है, वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर देती है उस आयनाइजेशन एनर्जी में, और वो आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये ऑर्डर है, आप याद रखना। तो अगर इसको देखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये सिंबल उल्टे कर दो रिडक्शन पोटेंशियल का। तो अब देखिए सोडियम सबसे अच्छा, देन रुबीडियम, देन लिथियम। सो इसका मतलब क्या है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब सी तो हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि CSI इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है गाइस। देखिए एक चीज आपको मैं बताता हूँ, हालांकि इसकी सोल्यूबिलिटी आपको कैसे डिफाइन कर सकते हो, ऑर्डर कैसे कर सकते हो, ये आपका मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है, उसको जरूर आप सर्च करें, सोल्यूबिलिटी ट्रिक आवेश केमिस्ट्री। लेकिन इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको दो चीज पूछे जा सकते हैं, LIF या CSI। जब भी आपको ये दे पूछे जाएंगे ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, ग्रुप 1 या एल्कली मेटल केस में, इसमें आप आंख बंद करके कह लें कि दोनों के दोनों बोथ आर लीस्ट सोल्यूबल। ठीक है, अब लीस्ट सोल्यूबल कह दो, इनसोल्यूबल कह दो, हाईली इनसोल्यूबल कह दो, वो आप क्वेश्चन जैसे पूछा गया है क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग है, लेकिन अल्टीमेटली ये सोल्यूबिलिटी इनकी बहुत ही बुरी होती है इन वाटर। ठीक है, और वो रीज़न ये है क्योंकि जो ओवरऑल हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो कम होती है इन दोनों केस में लेटेस्ट एनर्जी के साथ। ठीक है, अब LIF में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन लेटेस्ट एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इंसोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अब अगला स्टेटमेंट है लिथियम सो कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट। नाउ गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिथियम के कुछ आपके एक्सेप्शंस होता है, उसमें से एक है। नाउ देखिए गाइज Li2CO3 के बारे में क्या गया है जनरली। अब ये क्वेश्चन कैसे बना, जनरली जो एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, जनरली जो एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वे वेरी स्टेबल होते हैं ऑन हीट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप Na2CO3 K2CO3 की बात करते हो, दे विल नेवर डिकम्पोज ऑन हीट, नेवर विल डिकम्पोज ऑन हीट। ठीक है, लेकिन जब आप Li2CO3 को करते हो, ये इसमें इनका एक्सेप्शन हो जाता है। इसका रीजन भी मैं अभी आपको बता दूंगा। अब Li2CO3 एक्सेप्ट मतलब अकेला है कार्बोनेट इन ग्रुप 1 एलिमेंट विच कैन डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, अब डिकम्पोज भी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप Li2CO3 को हीट करते हो तो ये Li2O और CO2 निकाल देता है। ठीक है, अब यही है, दूसरे जो कार्बोनेट्स होंगे वे नहीं डिकम्पोज होते। ओके, तो इज हाईली स्टेबल टू हीट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, अनस्टेबल होता है। पोटेशियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। नाउ गाइस अब देखिए एक चीज जो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई एल्कली मेटल है, ठीक है, वो आप लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व कर दो। मैं लिक्विड अमोनिया की बात कर रहा हूँ, ना कि एक्वस अमोनिया, ना ही ओके अमोनिया गैस, लिक्विड अमोनिया की बात कर रहा हूँ। तो जब ऑब्वियसली M+ और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसको कई तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं भी आपको समझा दूंगा, लेकिन बेसिक जिस्ट ये है कि इसका जो कैटायंस बन जाते हैं जिसको आप बोलते हो अमोनिएटेड मेटल कैटायंस, और इनको बोलते हो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स या सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब
जो सॉल्यूशन है, जब आप एल्कली मेटल का सॉल्यूशन जैसे टेस्ट ट्यूब में डालते हो और इसमें ये रिएक्शन होती है लिक्विड अमोनिया और मेटल की, तो ये बेसिकली ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है वो इट इज ड्यू टू दी इन दीज सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो सॉल्यूशन है वो भी हाईली कंडक्टिव होता है, वो भी बिकॉज ऑफ दीज सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक भी होता है बिकॉज ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है वो रिड्यूसिंग इन नेचर भी होता है बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबल सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो पोटेंशियल लिक्विड इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ना कभी कभी इसमें स्टूडेंट्स को एक चीज पूछ जाती है, देखिए जैसे लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, और जब आप इसमें मेटल डाल रहे हो, ठीक है, जब मेटल डालते जा रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ गई मेटल की आपकी बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग ये पेयर्ड हो जाते हैं। पेयर्ड होने से क्या होता है, इसका जो सॉल्यूशन ब्लू के बजाय ब्रोंज हो जाएगा और जो डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है पैरामैग्नेटिक। तो इसमें ये जो ऑप्शन है, ये इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि क्या कहा जा रहा है। ओके, तो फिलहाल जो नॉर्मल कंडीशन में यही ट्रू होता है, ठीक है। सो डी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक सॉलिड्स, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी एल्कली मेटल को हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते हो तो MH बनता है, मेटल हाइड्राइड। तो ये M+H नेगेटिव ही है। अब ये कि सभी के लिए ट्रू है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये आया होगा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब A, D एंड E इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड A reacts with NH4Cl and forms a compound B. Compound B reacts with H2O and excess of CO2 to form compound C, which on passing through or on reaction with saturated NaCl solution forms sodium hydrogen carbonate NaHCO3। तो कंपाउंड ABC बताना है। सो गाइज ये रिलेटेड है क्वेश्चन आपका सोलवे प्रोसेस, आपने पढ़ा होगा। सोलवे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश का जो फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे रिलेटेड होता है। सो गाइज देखिए बहुत इजी रिएक्शंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो अमोनिया CO2 और H2O की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ये एक्सिस में है CO2। अब देखिए CO2 एक्सिस में, इसका मतलब क्या है। अब एक चीज देखिए, अमोनिया CO2 रिएक्शन करते हैं पहले जो H2O इसके एनवायरनमेंट में, तो सबसे पहले बनता है आपका NH4 ट्वाइस CO3, ठीक, अमोनियम कार्बोनेट H2O निकल जाता है। अब जो ये एक्सिस CO2 थी, ये CO2 फिर से रिएक्शन करती है इस NH4 CO3 के साथ, करेक्ट, और यहाँ पे आपका बन जाता है NH4HCO3, ठीक है। तो जो ये इधर है, ये वाली रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन है। तो अगर आप इसमें B से आप देखोगे, कंपाउंड B रिएक्ट्स विद H2O एंड एक्सिस ऑफ CO2, ये कंपाउंड B हो गया, टू फॉर्म कंपाउंड C, ठीक है, ये हो गया कंपाउंड C, क्योंकि एक्सिस ऑफ CO2 के साथ कहा है। अगर एक्सिस नहीं होता तो मैं अमोनियम कार्बोनेट ले लेता, क्योंकि एक्सिस ऑफ CO2 लिया है तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट में ले लूंगा। इसका आपको समझ में आया, ये बेसिक चीज समझ में आई, ठीक है। अब ये हो गया आपका ठीक। अब इसी रिएक्शन में फर्दर क्या होता है कि इस जो C कंपाउंड है, यानी जो ये आपका अमोनियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बना है, इसको आप NaCl के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, सैचुरेटेड NaCl लिखा, तो इसके साथ रिएक्शन करके बन जाता है आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 और प्लस साथ में बन जाता है NH4Cl, विच पासिंग थ्रू और रिएक्शन विद सैचुरेटेड NaCl, ये क्या है आपका C, करेक्ट। ये जो बना, इससे हीट करोगे तो आपने क्या बना दिया, Na2CO3 CO2 प्लस H2O। और जब इस वाले कंपाउंड को आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो, तो वापस से अमोनिया रिकवर हो जाती है, CaCl2 मिल जाता है प्लस H2O मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये वाली, अब ये देखिए क्या है, कंपाउंड A रिएक्ट्स विद NH4Cl, यानी ये कंपाउंड A हो गया, रिएक्ट विद NH4Cl एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड B। कंपाउंड B क्या हो गया, ये, ठीक है, ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन नंबर ये A हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, B हो गया अमोनिया एंड C हो गया NH4HCO3। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आपको इसे देखने में टफ लग रहा होगा गाइस, लेकिन वाकई में क्वेश्चन बहुत इजी था। बस आपको सोल्व प्रोसेस पता होनी चाहिए। एक बार उसको दोबारा से गो थ्रू करिए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
अब इसमें एलिमेंट दिए गए हैं और जो फ्लेम टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके कलर इम्पार्ट करते हैं उसका आपको बताना। गाइज इस फ्लेम टेस्ट पे मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है जिसमें ट्रिक भी बताई हुई है और आपको बेसिक भी बताया हुआ है, उसको आप जरूर देखें अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन उसमें देखिए फ्लेम टेस्ट के अकॉर्डिंग ये टेबल है और उस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने ट्रिक बनाई हुई है, आप इस टेबल को कैसे याद रख सकते हैं। ठीक, सो फ्लेम टेस्ट आवेश केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें बस आपको कलर आते हैं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो मैंने आपको बताया था गाइस जो एल्कली मेटल्स है, देखिए सब के सब, सो एल्कली मेटल्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वे ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन में लूज करके जो स्टेबल ऑक्टेट है आउटरमोस्ट शेल है उसको एक्वायर कर लूँ, इसलिए ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग हो जाते हैं सब के सब एल्कली मेटल्स। लेकिन इनके ऑर्डर में देखिए, तो जब मैं ये बात करता हूँ कि कौन मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो साइज है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी लूज कर देगा वो डिपेंड करता है आपके साइज पे भी, एक फैक्टर होता है। तो जो जितना बड़ा साइज उसका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर, तो उसका मतलब जो अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा। तो जितना वीक अट्रैक्शन उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो कायदे से तो ऑर्डर जो मेरा होना चाहिए एक आइडियली, तो लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम देन रूबीडियम देन सीजियम, ये होना चाहिए ऑर्डर। लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऑर्डर गलत हो जाता है, ये ऑर्डर नहीं होता। जो करेक्ट ऑर्डर है इज लिथियम होता है देन सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, समझ रहे हैं। तो बस ये ऑर्डर इनवर्स हो जाता है, यानी जो वीकेस्ट आपका बन जाता है, आपका वीकेस्ट ये सोडियम हो जाता है। उसका रीजन देखिए, सोडियम इज योर करेक्ट आंसर। रीजन में क्या हो जाता है कि जो लिथियम का साइज छोटा है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है वो कंट्रीब्यूट करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो इसलिए इनफैक्ट क्योंकि इसमें साइज छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो कंट्रीब्यूट कर देती है ओवरऑल एनर्जी में, इसलिए इसमें ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। समझ में आपको, मैंने इस ब्लॉक पे समझाया हुआ है, आपको समझना है तो, लेकिन कुल मिला के आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो पहला है असर्शन, द एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू रिड्यूसिंग फ्लेम। गाइस ये बेसिकली फ्लेम टेस्ट के अकॉर्डिंग की बात की जा रही है इसमें। सो फ्लेम टेस्ट मैंने बताया कि आपको ट्रिक बनाई हुई है, मैंने उसके कलर याद करने हो या उसके बारे में समझना हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्लेम टेस्ट में एल्कली मेटल्स बेसिकली कि कौन से मेटल एल्कली मेटल है मेरा, कि सोडियम पोटेशियम रूबीडियम, ये आप फ्लेम के अकॉर्डिंग बता सकते हो। फ्लेम टेस्ट होता है हमारा, उनकी जो फ्लेम होती है उनके कलर के अकॉर्डिंग। लेकिन वो इसमें एक गलत हो गया कि रिड्यूसिंग फ्लेम नहीं होती, उसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो जाता तो करेक्ट हो जाता। रीजन एल्कली मेटल्स कैन बी डिटेक्ट यूजिंग फ्लेम टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो 3 है इज योर करेक्ट आंसर, की एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, आर करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज इज, देखिए इसमें पोटेशियम रूबीडियम मैग्नीशियम सीजियम कैल्शियम सबके सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के। सो इसको करने के लिए अब देखिए कि जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, करेक्ट। सो इसका मतलब ग्रुप 1 में अगर आप देखोगे तो Li प्लस देन Na प्लस के प्लस रूबीडियम देन सीजियम, यानी ऊपर से जब नीचे आ रहे हो पीरियोडिक टेबल में इनके जो आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली जब आप ग्रुप 2 के में देखते हो, ग्रुप 2 में भी हो जाता है, जैसे बेरिलियम है सबसे ज़्यादा होती है उसकी उसमें, फिर मैग्नीशियम की हो जाएगी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, एंड बेरियम, इसके अकॉर्डिंग ऐसे हो जाता है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पोटेशियम, ठीक है, देन आया है रूबीडियम देन सीजियम, ये उसके हो गए पोटेशियम रूबीडियम एंड सीजियम। इसका मतलब ए देन बी देन डी, एंड इसमें क्या है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यानी सी देन ई। समझ में आ गाइस। सो ये तो हो गया अब तक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का अलग। नाउ ये तो हो गया कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। नाउ व्हाट अबाउट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपैरिजन में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन आप करोगे बेस्ड ऑन चार्ज।
तो वी नो चार्ज जितना भी आपका होता है आयन पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके हाइड्रेशन एंथैल्पी के। नाउ सी एंड ई क्या है, आपके 2+ यूनिट के चार्जेस हैं, ये A+ के हैं, तो ऑब्वियसली C ग्रेटर देन E, देन A, देन B एंड D विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2, KO2 रेस्पेक्टिवली आर। नो गाइस, ये ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बने हुए हैं। अब Li2O में O बेसिकली 2 नेगेटिव है, ऑक्साइड है, ठीक है। नाउ Na2O2 में O2 2 नेगेटिव है, ये पर ऑक्साइड है। नाउ KO2 में O2 नेगेटिव है, ये सुपर ऑक्साइड का आयंस है। तो इसमें आपको बस इनके वो बताना है कि पेयर है इलेक्ट्रॉन्स या नहीं। नाउ अब देखिए, ये तो O2 नेगेटिव है, तो आपको इजीली पता लग ही जाएगा कि देखिए ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। O2 नेगेटिव में कितने हो जाएंगे, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। बस इसको आपको डिवाइड करना है, यानी 1s2 2s2 और यहाँ 2p6, तो 1s2 2s2 2p6 6 4 10, यानी 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो इसमें सब के सब पेयर्ड है, पेयर्ड मतलब डायमैग्नेटिक। तो O2 नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो पहला हो गया डायमैग्नेटिक, यानी ये भी कट गया और ये भी कट गया, इसमें और इसमें देखना है आपको। नाउ अब सेकंड ऑप्शन, ये अब आगे आपके दो मॉलिक्यूल के, मैंने आपको बताया था ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसका और इसका, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, जरूर देखना आप, फॉर्मूला नंबर 242, आप जरूर सोच देखना, ट्रिक MOT है फॉर्मूला नंबर 242 आवेश केमिस्ट्री, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको इसका MOT के अकॉर्डिंग बनाना आता है तो बहुत इजी, नहीं तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 242 क्या है, देखिए 242 ऐसे लिखने हैं आपको, ठीक है। ये डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ बॉन्डिंग वाले आ जाएंगे या एंटी बॉन्डिंग वाले आ जाएंगे, ठीक है। 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। अब जैसे O2 2 नेगेटिव का देख रहे हैं आप, तो ठीक है, एक O में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2 में हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, एंड O2 2 नेगेटिव में कितना हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं 1 2, फिर यहाँ ये 3 4, ये 2 है ना, देन 5 अनपेयर्ड, 6 अनपेयर्ड है दोनों, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। फिर 9 10 11 12 13 14, तो उसमें सब के सब पेयर्ड है। कंफ्यूजन हो रहा होगा, ट्रिक देखिएगा, नहीं तो आप MOT के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका। तो मैं इसके थ्रू यूज करता हूँ। सो सारे पेयर्ड हैं, तो ये डायमैग्नेट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और अब देखिए O2 नेगेटिव में भी देख लिए, O2 2 नेगेटिव में क्या था 14, O2 नेगेटिव में कितना हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी जब आप 13 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, अब इसको हटा देता हूँ, देखिए एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11 12 एंड 13, यानी एक अनपेयर्ड हो गया। एक अनपेयर्ड मतलब पैरामैग्नेट, यहाँ से प्रूव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी था, MOT की ट्रिक पता थी तो विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हीटिंग LiNO3 यानी लिथियम नाइट्रेट गिव्स हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए, जब भी आप ये हालांकि अगर आप मेरे S ब्लॉक के जो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए हुए हैं ना ऑलरेडी, और मैं गाइस मैं ऑलरेडी चीज़ें बताई मैं बहुत बार, ठीक है, तो क्योंकि इसमें भी कर रहे हैं, रिवीजन होता रहना चाहिए। तो देखिए S ब्लॉक एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूँ, जब भी आप इन एल्कली मेटल नाइट्रेट्स की बात करते हो, एल्कली मेटल नाइट्रेट्स, ठीक है। अब इसमें 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक चीज़ देखिएगा, एक तो लिथियम जिसमें नहीं है, नो लिथियम, और जिसमें क्या है लिथियम है, समझ रहे हैं। यानी जब आप लिथियम की रिएक्शन देखिए, जब लिथियम नहीं है यानी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इन सब की रिएक्शन करा रहे हो, यानी इनके नाइट्रेट्स की रिएक्शन करा रहे हो, फॉर एग्जांपल NaNO3, ठीक है। तो अब इन केस में क्या होता है, जो इनका नाइट्रेट होता है वो सबसे पहले हीट करने के बाद नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, NaNO2O2। जब इस NaNO2 को आप फर्दर हीट करते हो तो यहाँ पे अगेन Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड O2 नेगेटिव वाला बन रहा है ना, O2 एंड N2 गैस तब निकलती है, समझ में आया। अब N2 गैस और N2 यानी NaNO3 से Na2O यानी ऑक्साइड डायरेक्ट नहीं बनता, पहले NaNO2 बनेगा, फर्दर हीटिंग पे ये बनता है। बट जब आप LiNO3 की बात करते हो
इसको हीट करोगे, ठीक है, इसमें डायरेक्टली ही Li2O यानी ये वाला बन जाता है, इसमें नो नाइट्राइट इज फॉर्म्ड। तो बस ये ही अंतर है, ठीक है। तो Li2O और यहाँ पे NO2 प्लस O2। समझ में आया गाइज आपको ये चीजें? तो एक चीज अंतर समझ में आया कि LiNO3 में Li2O डायरेक्ट, NO2 गैस रिलीज हुई है एंड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन तो रही है नाइट्राइट लेकिन गैस N2 है, ठीक है। तो अगर आप करोगे NiNO3 को जब आप हीट करते हो, अब देखिए NaNO3 है, यहाँ KNO3 भी होगा तब भी यही देगा रिएक्शन, है ना, कंफ्यूज मत होना। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना, एक तो Li2O बन गया, NO2 नहीं बनी, O2 निकल गई, LiNO2 नहीं बना, NO2 यस। तो इसका मतलब 1 2 3, तो कौन कौन से हो गए आपके, ये बन गया, ये बन गया एंड ये बन गया। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो नंबर हाउ मेनी कंपाउंड यानी 3, ठीक है। आई होप आइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स विच आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर आर, रेडिली मतलब इजीली सोल्यूबल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को इस टाइप के जब आपको ऑर्डर बनाना होता है, तो इसमें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि देखिए जब भी आपको कैटायन एनायन कोई भी है, ठीक है, जब उसका रिलेटिव साइज लार्ज है, रिलेटिव जो साइज डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तब वो कंपाउंड सोल्यूबल होगा। लेकिन अगर उसका रिलेटिव साइज डिफरेंस लेस है तो वो इनसोल्यूबल होगा या रिलेटिवली लेस सोल्यूबल होगा। इस बात को याद रखें। एक चीज मैंने आपको और बताई थी, जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हो तो साइज इंक्रीज होता है, ये ध्यान है। नाउ ये जो चीज अगर आपको पता लग गई तो आप इस टेबल को देखिए, इसमें रिलेटिव साइज डिफरेंस बताने के लिए आप एक ये टेबल ध्यान रख लें कि अगर इस तरह है तो आप इजीली हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ट्रिक की वीडियो बताई, उसको देखिएगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अब देखिए BeSO4 इन सब में देखिए तो Be एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी ये स्मॉलर आयन की कैटेगरी में आएगा, तो ये स्मॉलर आयन की कैटेगरी में, SO4 लार्जर आयन की कैटेगरी में, SAL। ऊपर से जब नीचे आ रहे हो देखिए ऑर्डर में ही है ये, सो बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम है ना, तो बेरिलियम हालांकि स्मॉल की कैटेगरी में आएगा, लेकिन बेरिलियम के कंपैरिजन में इसका लार्ज साइज है। ट्रिक देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। सल्फेट तो लार्जर आयन की साइज में आता है, यानी ऊपर से नीचे में जो रिलेटिव साइज, देखिए SL था ये LL, तो रिलेटिव साइज डिफरेंस क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी क्या होगी, रिलेटिव साइज डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगी। इसका मतलब BeSO4 जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा, करेक्ट। और फिर देन MgSO4, ठीक है। तो इसका ऑर्डर अगर आप बताना डिसाइड करोगे तो BeSO4 देन MgSO4 देन CaSO4 देन SrSO4 एंड देन BaSO4, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो A एंड B जो ऑप्शन है वही आपका सही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। अगेन गाइज मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके अल्कली मेटल नाइट्रेट्स हैं उनमें दो तरह की रिएक्शन होती है, करेक्ट। तो जो नाइट्रेट्स हैं उसमें एक तो जो लिथियम प्रोफाइल देता है और एक नो लिथियम यानी विदाउट लिथियम, ये मतलब सोडियम एक्सेप्ट लिथियम वाले, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, ये ठीक है। तो जो ये वाले प्रोफाइल देते हैं, फॉर एग्जांपल NaNO3 का मैं एग्जांपल लूँ, सबका रिएक्शन प्रोफाइल एक ही होगा। ये पहले तो हीट करोगे तो नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्रेट से नाइट्राइट एंड O2 गैस इज रिलीज्ड, और जब इन नाइट्राइट को फर्दर हीट करते हो तब आपका ऑक्साइड बनता है नॉर्मल O2 नेगेटिव, O2 एंड N2 निकलती है। ध्यान रखना इसमें O2 N2 गैस रिलीज हो रही है। लेकिन जब LiNO3 को आप हीट करते हो तो इसमें कोई नाइट्राइट नहीं बनता, इनफैक्ट ये डायरेक्ट Li2O में ही कन्वर्ट हो जाता है। अब ऑक्सीजन गैस तो रिलीज होती है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखना जिसमें इसमें N2 गैस रिलीज हो रही थी इसमें NO2 निकलती है, ठीक है। तो ये अंतर हो जाता है इसमें। तो अगर कहूंगा कि विच रिएक्शन इज करेक्ट, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना गाइज, बहुत बार रिपीट होती हैं चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन इज। ना गाइस देखिए इसमें है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपका NCERT से, स्टेटमेंट भी एकदम उठा लिया गया है। तो इसमें जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम की, उसके जो टॉपिक डिस्कशन एंड में चैप्टर के एस ब्लॉक के डिस्कस किया है उसमें से आया है, ठीक है। अब देखिए जहाँ तक कि कैल्शियम की बात है कि जो अबाउट 99% है आपका जो बॉडी कैल्शियम,
वो आपका बोन एंड टीथ में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो ये कैल्शियम है इट प्लेज important role in neuromuscular functions and interneural transmission, और जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है और ब्लड कोएगुलेशन में। तो गाइस थोड़ा सा याद रखने का था, ये चीज़ डायरेक्ट ही पूछी गई थी एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम है आपका करेक्ट आंसर। तो मैग्नीशियम में अगर आपका आता तो प्लांट से रिलेटेड कुछ होता तो उसमें हो जाता, ठीक है। इसमें हो गया कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स फ्रॉम लिथियम, potassium, cesium and rubidium having ionization enthalpy greater than 400 kilojoule per mole greater than and forming stable superoxide is, इसमें दो चीज पूछी है। देख पहले आप स्टेबल सुपर ऑक्साइड वाला देखिए, आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है आई मीन एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब है ना। तो इसमें एक चीज आप देखिए, जो लिथियम है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जो सोडियम है वो ऑक्साइड के साथ साथ पर ऑक्साइड भी बनाने लग जाता है। जो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है ये सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, भी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये भी सुपर ऑक्साइड एंड ये भी सुपर ऑक्साइड, यानी ये स्टेबल सुपर ऑक्साइड बनाने शुरू कर देते हैं। सोडियम सिर्फ पर ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं। लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेबल सुपर ऑक्साइड तो क्या होगा, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ही बनाएंगे। तो इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, पोटेशियम, सीजियम एंड रुबीडियम। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन 400 केल्विन इज, अब एक चीज देखिए, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी लिथियम से सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम डिक्रीज हो रही है। और इनका ऑर्डर क्या है, देखिए किलो जूल पर मोल में बता रहा हूँ। लिथियम की है 520, 496, इसकी है 419, रुबीडियम की है 403 और सीजियम की है 376। सो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। इन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेटर देन 400 किसकी है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की, यानी ये समझ है। तो पोटेशियम एंड रुबीडियम इसमें आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नंबर कितना हो गया 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक इन नेचर। गाइस दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए है, देखिए जब आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हो, BeO, MgO, CaO, ठीक है, SrO या BaO, इनकी बात करो तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक मतलब कि कैन शो आइदर एसिडिक और बेसिक नेचर, लेकिन जो MgO, CO, SR इनफैक्ट ये सारे एसिडिक भी नहीं है, ये तो बेसिक हैं सब। तो ध्यान रखना एम्फोटेरिक है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत था। अब जब अगला क्वेश्चन आप ऑप्शन देखो, तो बेरिलियम कार्बोनेट इज कैप्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ ट्रू इसलिए है क्योंकि जो बेरिलियम कार्बोनेट है इज अनस्टेबल, ठीक है। और अनस्टेबल होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में ही या कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में ही स्टेबल रहता है, इसलिए उसको उसमें ही रखा जाता है। तीसरा है बेरिलियम सल्फेट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। रेडिली सोल्यूबल आपको मैंने बताया था कि देखिए जब BeSO4, MgSO4 इधर से जाओगे, तो मैंने आपको बताया था इधर से इधर जाते हुए जो हाइड्रेशन एनर्जी है और लेटिस एनर्जी है, इनका जो डिफरेंस है, रिलेटिव डिफरेंस इधर से इधर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है, आपको समझ सकते हैं। सोल्यूबिलिटी आवेश केमिस्ट्री आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता रहता है, रिलेटिव डिफरेंस। इसलिए से क्या होता है, बेसिकली ये ज़्यादा सोल्यूबल होती है और सोल्यूबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम ही कहेंगे, डिक्रीज होती रहेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन है कि बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर। नाउ यस, बिकॉज ऑफ जो बेरिलियम है वो ज़्यादा जो टेंडेंसी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वो एल्यूमिनियम के ग्रुप से ज़्यादा मैच खाती हैं, और वो इसलिए या कहते हैं कि डायगोनल बिहेवियर दिखाते हैं वो, इट इज़ बिकॉज ऑफ जो बेरिलियम का है वो स्मॉल साइज होता है, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और वेरी हाई वैल्यू ऑफ
पोलराइजिंग पावर, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि इसका जो एनोमलस बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब BCD जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया गाइज आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नाउ गाइज इसको आपको अगर इन चीज़ों का वही है कि फॉर्मूले बताने हैं आपको। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बहुत स्लेक्ड लाइम, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ये तो बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए स्लेक्ड लाइम आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए का हो गया ऑप्शन नंबर 2, ए का ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए यही अगर आपको सिर्फ पता होता, ए कट गया, बी कट, दूसरा ऑप्शन कट गया और ये भी कट गया। आपको सिर्फ अगर इनमें से एक भी पता होता पहला, तब भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता और बाकी की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए स्लेक्ड लाइम है आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बता चुका हूं, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट 10H2O, करेक्ट, ये हो गया 3। कॉस्टिक सोडा आप सबको पता ही है, होता है आपका NaOH, ठीक है। अब इसके बारे में डेड बर्न्ड प्लास्टर के बारे में देख लीजिए। डेड बर्न्ड प्लास्टर है बेसिकली, अगर आपने देखा होगा, जिप्सम, ठीक है ना। जिप्सम को जब आप हाई टेम्परेचर पे करते हो, जैसे 393 केल्विन पे, तो मतलब इतना हीट करते हो कि नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट, ठीक है। या कहूं तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट रह जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कहते हो कि डेड बर्न्ड जो ये बचता है एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट सल्फेट, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो? डेड बर्न्ट प्लास्टर, इसका मतलब बी का 4। समझ में आया? और जिप्सम जिनको नहीं पता वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। बेसिक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज assertion एंड रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन है। जिप्सम इज यूज फॉर मेकिंग फायर प्रूफ वॉल बोर्ड्स, ये assertion है। रीजन इसका दिया है, जिप्सम इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। नाउ देखिए एक चीज देखिए, जिप्सम इज यूज फॉर मेकिंग फायर प्रूफ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जिप्सम इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है। रीजन रॉन्ग है। रीजन इस देखिए, जिप्सम फायर प्रूफ वॉल बोर्ड इसलिए बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। कम थर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से जो आपका हाउस है, जब इसके ऊपर जब आप इसकी वॉल बोर्ड जो बनाते हो इसके, उससे क्या हो जाते हैं, जो सर्दियों में अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं जाती और गर्मियों में बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं आती, और इससे आपका जो मेंटेन रहता है टेम्परेचर आपके हाउस में, इसकी वजह से हो जाती है लो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से। अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर है, इसकी वजह से नहीं बनता। एक चीज़ और बता दूं, अनस्टेबल जो हाई टेम्परेचर का इसमें किस्सा दिया हुआ है वो ये है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये आप क्या हो गया जिप्सम। जब इसको हीट करते हो तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, मतलब ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये एक पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा था। समझ में आया आपको? ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने यहाँ तक देखी है गाइज, अगर आपने लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर नहीं करी तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें गाइज। और आपने अगर गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत हेल्प मिलती है। इट रियली मोटिवेट्स मी। ओके, थैंक यू, बाय।